एक रोज़ा रतूड़ी से इतना क्यों डरते हो भैया? घबराते क्यों? क्योंकि सच बोलता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ किसी एमपी को, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी को सर, करके दिखा दे, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, एक आदमी की डेड बॉडी पे अपना पैसा खर्च करके दिखाए। कोई माइकल आज पृथ्वी में, ब्रह्मांड लोक में, आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाए कि किसी का मैंने 1 रुपए का चाय, हम दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, किसी चीज का सेवन नहीं करते, ना किसी घर में खाते हैं, किसी भी जाएंगे, किसी भी जगह जाता हूँ सब लड़ते हैं मेरे घर में हो, मेरे घर, मैं नहीं जाता हूँ किसी, मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ, गवर्नमेंट से बात करता हूँ, मैं किसी। इसमें निकाय चुनाव भी भरपूर मात्रा में अभी देखिएगा, हर एक कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे हर एक कैंडिडेट को, क्योंकि देखते हैं आपको हर कोई। ऋषिकेश आए, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो देवभूमि में आपका स्वागत करते हैं हम सब लोग, तो माता की तरफ से नौ वर्ष तक। नव वर्ष पे आपको शुभकामनाएं दें। अब बताइए आप क्या सर, क्या इस बार के आपके वो रहेंगे कार्य? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इतना प्यार मुझे दिया। और तीसरी बात, ऐसे तो हमारे स्टेट के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं आ रहा था, बहुत सारे फ्लाईओवर पर लाइटें नहीं हैं, बहुत जगह लाइटें नहीं हैं, जंगलों के बीच में लाइटें नहीं हैं, जबकि सबको पता है कि बाघ की समस्याएं हैं, रात को बाघ निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहने को तो एक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड बनने से तो सिर्फ छोटे भैया बड़े भैया बन गए, और भूमि माफिया को, खनन माफियाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब परिवार से निकल के आते हैं, उनको आज तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो उनको, जो सपने लेके उन्होंने उत्तराखंड बनाया था। और जिन लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, आज तक मेरे मेरे सामने आप इतने सारे पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए कुर्बानियाँ दी, मुझे एक भी ऐसे परिवार का नाम बताइए जिसके परिवार का व्यक्ति एमपी बना हो या एमएलए बना हो। कोई है तो आप मुझे बताएं प्लीज। पत्रकार बंधु, आप तो इतने पुराने समय से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिया हमारे साथ, खटीमा में, मुजफ्फरनगर में, हमें हमें खुद वहाँ पे गवाह हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरा पुराना इतिहास, आपको सारी चीज़ मिलेगा जी। जैसे ये लगातार आप विदेशों में रह रहे हैं, भारतीयों के साथ मदद के लिहाज बढ़ाते हैं, इसी तरह कितना रहेगा उत्तराखंडियों के लिए आपका विशेष प्रेम जो है? प्रेम तो कभी भी खत्म नहीं होता, जब तक शरीर में नसें और नसों में खून है उत्तराखंड का, देवभूमि का, ये जब तक मैं जीवन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लोगों के लिए काम करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी भी उत्तराखंडी, होटलियर, नॉन होटलियर्स, या किसी भी प्रांत का हो, किसी 28 राज्य है मेरे हिसाब से, किसी भी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं जिस राज्य के लोगों को मैंने ना निकाला हूँ। मेरे लिए रिलीजन डजेंट मैटर, कास्ट डजेंट मैटर, नेशनलिटी डजेंट मैटर, आई वर्क फॉर ईच एंड एवरी वन। That's my responsibility to take care of my Indian people, my brother and sister, which is very important for me, sir. Yes, तो sir. रोशन भाई, आप तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। जी सर। कोई फंस जाता है तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें इस बारे में? जी सर, बहुत अच्छा सुंदर सवाल पूछा आपने, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है। मेरा पेज है रोशन रतूड़ी RR नाम से, और उसके माध्यम से, और जैसे कि मैंने बहुत सारे टेलीविज़न, दुबई में भी और अलग अलग, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, शायद आप लोगों को नहीं पता है, HMTV हैदराबाद, बहुत सारे टेलीविज़न है जो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभी मैं मना भी करता हूँ, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मेरे पास केस होता है, तो मुझे 2 घंटे के अंदर किसी का केस निपटाना है पढ़ने के बाद। तो ये उसमें तो लोग मुझको फेसबुक से, और आप जैसे जो वेल विशर है, मनीष भाई साहब हैं, आप लोग हैं, मैडम है, और पार्टी भी है, बहुत सारे टेलीविज़न वाले हैं, मित्र हैं, जो मुझ तक लोगों को पहुँचाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें, लड़का फंस गया, तो मैं, वो लोग मुझ तक पहुँचते, फिर मैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उनका आईडी लेता हूँ कि मतलब ये लोग सही हैं या गलत है, कौन से वीज़ा पे काम कर रहे हैं, कौन से वीज़ा पे नहीं है। उसके बाद में उनकी बात सुनने के बाद फिर उनकी कंपनी, गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उस कंट्री का है, CID है, जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता हूँ, और मालिकों को भी कहता हूँ कि यहाँ पर तुम गलत हो तो तुमको इसके ऊपर बहुत बड़ी फाइन आने वाला है, तो प्लीज डोंट ब्लेम मी लेटर इफ आई विल टेक सच लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कंपनी। सो यस सर। तो देखिए, आप जिस इलाके में रहते हैं गल्फ कंट्रीज है, बहुत जी सारे, सर। अधिकतर हमारे जो लेबर वर्ग है वो सीजन है, और वही लोग ट्रैप भी होते हैं। जी तो सर। आपकी क्या यूथ की क्या सजेशन है कि वहाँ कैसे जाया जाए? अधिकतर वहाँ पासपोर्ट रख लेते हैं, फिर ऐसी कोई कैजुअलिटी होगी तो उनको लाना, फिर वहाँ भी टर्म्स बड़े वो अच्छे हैं वहाँ। जी सर, नहीं कम तो अच्छे, लेकिन हमारे जो, हमारे उत्तराखंड के हों चाहे किसी, हर एक राज्य से कुछ ना कुछ लोग एजेंट हैं, दलाल हैं सर, और वो लोगों को गुमराह करते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सीधे साधे हैं, जिनको वीज़ा के बारे में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उन पे एक सवाल है कि मैं अपने बाहर जाना है और एक अच्छा पैसा कमाना है, और मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, माता पिता के लिए एक अच्छी
मतलब पैसे इकट्ठे करने ताकि उनको अच्छा फ्यूचर दे सकूं। लेकिन जैसे आपको मालूम है, आप इतने बुद्धिजीवी पत्रकार लोग यहाँ पर हैं, 65 मोर देन 65-67 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा है, जिसकी कोई कीमत आपको देनी नहीं पड़ती। एयरपोर्ट पे उतरो, पासपोर्ट हाथ में, टिकट बनाया और आप चले गए, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ऑन अराइवल वीजा जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उस कंट्री में कुछ दलाल लोग उनको बहका के लेके जाते हैं और जिस जिस वीजा की कीमत 5,000 रुपये उसको 5 लाख रुपए लेते हैं। सोचिए ना, उनका वीजा लगाते हैं। हमारी कंट्री में कोई व्यक्ति आता है विजिट वीजा पे, वीजा खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन आता है ना, जब उनका वीजा एक्सपायर्ड हो जाता है फाइन होता है ना, या उनको जेल में डालेंगे या उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसका। तो उसके बाद उनका एमिग्रेशन, इंडिया से एमिग्रेशन से क्लियरेंस एग्जिट पेपर लेना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी, एमिग्रेशन पुलिस उनको नहीं रोकती फिर उनको, लेकिन वो दोबारा नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है सर। तो मैं ये कहूँगा जो लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतनी है। आपको वीजा के बारे में नॉलेज नहीं, आप एम्बेसी के पास जाइए ना, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन में चेक कीजिए ना। आप क्यों दूसरे का पेमेंट करते हो? तो पीट क्या होता है, आप गूगल पे मत करें। आप ऐसी जैसे मेरे वीडियोस बना रहे हैं ऐसे वो लोग उसका विजुअल बनाएं। पैसे देते समय ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी कंपनी का, उसका आप पासपोर्ट कॉपी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, उस कौन सी जगह से आता है, कहाँ उसका ऑफिस है देखे। उसमें कई कंपनी ऐसी जिन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे और जब करोड़ों रुपए ले लेते हैं उसके बाद जब पता चलता है 10 दिन के बाद, हाँ तो ऑफिस ही नहीं, वो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इन चीज़ों में सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है। पर ऐसी बहुत सारी दुखद भरी कहानियां, अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो साथ अंत नहीं होगा इनका। हाल ही में आपने एक टीटी का लड़का फंसा हुआ है जो कैजुअलिटी हुई थी फ्लाइट में। जी सर। उसका कुछ रहा, उसके मम्मी पापा ने कुछ आपके पास कुछ कॉन्टेक्ट किया, आपको उसने लिखा भी था कि मुझसे संपर्क करेंगे। जी सर, बिल्कुल उनका नाम है जिन। और एक केस और है निमिषा प्रिया का जिसको फांसी की सजा दी थी नर्स में। जी सर, वो केरल की है सर। केरल की। उसके ऊपर मर्डर का केस है, इसलिए भारत सरकार ने उसको संज्ञान में लिया हुआ है अभी मेरी जानकारी के हिसाब से। तो उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो अगर कोई मर्डर करता तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। कोई इसी पत्रकार की बहन के किसी का मर्डर करेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम अपनी पावर का या अपने उसका इस्तेमाल करो, उसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जिसने मारा, जिसका मारा उसको भी तो सोचना है। पर ये देखना कि मर्डर राइट वे में था कि रॉन्ग में। आतंकवादी का मर्डर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे देश के खिलाफ कोई साजिश करा उसका मर्डर किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को कोई मार रहा है, जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। आप मारने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो उसका भी मेरे पास आया सर। जी सर। हाँ, पहले मैं टीरी वाले की बात करता हूँ। टीरी वाला जो कि जॉर्जिया में, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण से 12 लोग उसमें मर गए थे। उसमें एक जॉर्जिया की एक लड़की थी, 7 पंजाब के लड़के थे और 3 पंजाब की लड़कियां थी। एक मेरे उत्तराखंड का प्रीतम लाल जी, जिनके पिता का नाम बसंत लाल, मयन गांव 31 और सोनार गांव के रहने वाले, जिनकी उम्र जो 1986 में पैदा हुए थे और उनकी उम्र है 35 साल अभी आज के साथ। जब महाकौतिक में मुख्य अतिथि से पहले मैंने ये वादा किया था कि जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी मैं महाकौतिक मेले में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए इस परिवार में जो मर गया, जो एक पत्नी है जो अपने पति का, मतलब आवाज भी नहीं निकलती, उसकी पत्नी का नाम है कुसुमलता। ओके सर, उनकी पत्नी का। तो मैंने उनके पैसे दिए थे, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, एम्बुलेंस के पैसे भेजे तो डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से और डायरेक्ट भिजवाया था, हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद सर मैंने जो यहाँ पर राजलक्ष्मी एमपी हैं, मैंने उनके पीए से भी बात कराया, मेरे साथ और भी पत्रकार थे, आदरणीय अखवाल जी, तो नेगी जी से भी मैंने बात किया कि भाई जब किसी ये इनकी डेथ हो चुकी है इनके पति की, तो इनके बेटे इनके कौन देगा इनको, इनका क्या फ्यूचर है? एमपी के पास फंड है, विधायक के पास फंड है, ऐसी चीजों के लिए अगर कोई पत्रकार मेरी बात को गलत साबित करते मान जाऊंगा ना। बताइए, इनके पास करोड़ों रुपए का फंड आता है, एक एमपी के पास एक साल में 10 करोड़ रुपए तक का फंड आता है। एक एमपी के नीचे मैक्सिमम 2 to 3 विधायक होते हैं, राइट है रॉन्ग? होते कि नहीं होते? आप इसे पूछना चाहता हूँ। तो पैसा कहाँ जाता है? एक महिला है वो कहाँ जाएगी पैसा कमाने? तब कहेंगे कि पलायन होता है। सुविधाएं दीजिए ना लोगों को, कोई किसी की भी सरकार हो, XYZ, आई डोंट केयर, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते उस महिला कहाँ जाएगी? मैं आप ही से पूछता हूँ मनीष जी और आप पत्रकारों से। उसकी छोटी सी बेटी है, वो गरीब रहती है, पहाड़ में रहती हो, क्या भैंस पालने से चल जाएगा? लकड़ी काटने जाएगी तो वहां बाघ बैठा हुआ है, और बाघ और बच्चे को खा के सरकार की तरफ से बताना किस किस के परिवार को पैसा मिला, जरा बताना मुझे। आप इतने सारे पत्रकार मेरे सामने, बताओ तो सही, बताओ तो सही। उसके परिवार में किसी को नौकरी मिली? उसके देवर को किसी को भी नौकरी मिली? अगर किसी विधायक का बेटा को बाघ खा ले तो पूरी गवर्नमेंट लॉबी ब्यूरोक्रेट वहां इकट्ठा हो जाए उसके घर में जी हुजूरी करने के लिए। ये सत्यता है। तो मैंने कुल मिला के राजलक्ष्मी शाह जो वहाँ की जो वो है, पहले मानवेंद्र शाह जी उनके जो थे परिवार के, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनको कहा कि इन बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। आप उनके पीए को कॉल कर सकते हैं, नेगी को, मैं अभी आपको बोलता हूँ। उन्होंने कहा रतुल जी आप हमें उनका नाम दीजिए। मैंने कहा फ्री होनी चाहिए स्कूल फीस, 18 जब तक क्यों 18 साल के नहीं हो जाए, कम से कम 12वीं क्लास तक। कहाँ से देगी वो? शरीर बेच के पैसा कमाएगी, यही चलेगा और क्या चलेगा फिर? और क्या उसके पास देने के लिए? आप मुझे बताइए। तो इन चीज़ों पे जो इन चीज़ों को ध्यान, इससे पहले
एक राकेश पवार कंबोडिया में मरा था, उसकी एक बेटे की बच्चे की वहां पर भी। हाँ, मैं एक चीज और आपके माध्यम से बता, शक्तिलाल जी मुझे सुन रहे होंगे विधायक, जरा उनको कहना तुमने उनके परिवार वालों को मिस कॉल मार रहे रात को 1 बजे। शक्तिलाल शाह जी विधायक है वहां के, मेरे पास है सारा। उन्होंने एक बार में मैडम सवाल का जवाब नहीं दिया। मनमोहन जोशी ने फोन किया था, उनके रिलेटिव ने कोई जवाब नहीं दिया मैडम, कोई जवाब नहीं दिया। विधायक का कर्तव्य बनता है कि उसके क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले प्रधान को, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर को जाना चाहिए। वोट लेने के लिए सब आते हो तुम निठल्ले निकम में, लेकिन जब किसी बहन के पति की मौत होगी तब, अरे तुम सुख में छोड़ो, दुख में तो आओ। आप विधायक हैं, आप लोग एमएलए हैं, आपका क्या ड्यूटी? उन्होंने, मैं इस मुंह पे यहाँ पे सामने बोल रहा हूँ, शक्तिलाल साल जी विधायक जी, यू आर नॉट माई एनिमी। मैं, आप मेरे शत्रु नहीं है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। अगर इनमें से भी किसी पत्रकार के साथ कोई बदतमीजी होगी तो उसके साथ भी खड़ा होऊंगा मैं। आप मेरा गला काट दो तब भी वैसे निकलूंगा मैं। तो इतनी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्पेशली जो होटलियर्स हैं, नॉन होटलियर है, कोई विधवा बहनें हैं, उनका मदद करने के लिए सरकार को आना चाहिए। 1500 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता है, होता है कुछ 1500 में? जितने भी विधायक अगर काम नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, मुझे आप पत्रकारों के सामने लिख के दे, मैं सबकी, जितने भी लोग हैं विधवा महिला में, सबका पेमेंट मैं करूंगा एवरी मंथ। बस मुझे लिख के दो, ताकि एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। कल को क्या, हमने तो नहीं कहा था, हमने तो मना नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा पावर ऑफ बटन सब चीज एविडेंस रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कल के दिन मेरे को उंगली ना उठा सके। यही मेरी ताकत है। आपने अभी खुद बोला कि कोई व्यक्ति मेरे पे उंगली ना उठा सके, कई बार हुआ भी है ऐसा। जी, मैं जवाब दूंगा आपको। कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बोला जाता है कि रोशन रतूड़ी ने डेड बॉडी के नाम पर पैसा मांगा, पैसा खा लिया और अभी तक डेड बॉडी घर नहीं पहुंची है। कई ऐसे मतलब सोशल मीडिया, ऐसे भी नहीं कि छोटे, बड़े बड़े सोशल मीडिया में भी बोला गया। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपके पत्रकार के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर अपनी अपनी मम्मी का दूध पिया है, मैं सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूंगा सॉरी, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी डिग्निटी का मामला है, इट इज अबाउट माई डिग्निटी। कोई माइकल आज पृथ्वी में, ब्रह्मांड लोक में, आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाए कि किसी का मैंने 1 रुपए का चाय, हम दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, तम्बाकू नहीं, किसी चीज का सेवन नहीं करते, ना किसी घर में खाते हैं। किसी भी जाएंगे, किसी भी जगह जाता हूँ, सब लड़ते मेरे घर में हो, मेरे घर, मैं नहीं जाता हूँ किसी, मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ, गवर्नमेंट से बात करता हूँ। मैं किसी, कोई एक व्यक्ति साबित करके दिखा दे इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्मांड की तो छोड़े, इस पृथ्वी लोक में एक भी व्यक्ति बता दे कि किसी का मैंने चाय पिया और किसी का एक टुकड़ा यानी किसी काम का लिया। पैसे से नहीं होता, हम अपना पैसा लगाते हैं, मेरा ना एक वो अपना डिग्निटी है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा साबित करके दिखा दे कि किसी से मैंने 1 रुपए भी काम का लिया हो, आप लाना और मेरी गर्दन उड़ा देना। तो कुछ लोग होते हैं जो दलालों के खिलाफ बोलेंगे, तो दलाल लोग तो बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप बताइए मैडम, आप ही बताइए। अगर मैं दलालों के खिलाफ उड़ा रहा हूँ, अभी देखो दीपक रावत जो टीरी के, तो उन्होंने पकड़ा अनिल को, कितने सारे दलाल है, कोई नहीं। सरकार ये नहीं देखती किसी की भी, सरकार इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, मेन पावर एजेंसी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कोई किसी को भी भेज रहा, कहीं भी भेज रहा, कोई किसी को भी। बहुत सारी कहानियां, लेकिन आप, होता है जब समाज में आप रहते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बुराई करने वाले भी होने चाहिए, उनसे भी सीख। खासकर एमई का रोल है, तो अभी की सरकारें आ रही हैं, तो एमई का कितना रोल या आपको कितना कॉपरेशन मिलता है इसमें, खासकर भेजने में जाता है? अभी भी 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कई बार 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। जी सर, 2-2 हफ्ते भी लगते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से उनके परिवार वालों को जब रिस्पांस नहीं मिलता तो टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसे डरा देते हैं परिवार वालों को कि अरे यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, इस हॉस्पिटल का आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी की परिवार की भी अगर किसी कारण से विदेशी धरती में डेथ हो जाती है और लाश घर में 100 को रखा हुआ है, कोई वहाँ की कंपनी मालिक बोलता है जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, ये बॉडी को निकालना है, नहीं तो किराया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्लीज दोस्तों, कहीं भी कोई हॉस्पिटल किसी भी लाश का कोई भी पैसे नहीं लेता है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के रखिएगा। क्योंकि वो चाहते हैं, मालिक लोग चाहते हैं जल्दी से रफा दफा हो जाए और ये बॉडी घर पहुंच जाए, उसके बाद हमारी छुट्टी। इसलिए मालिक लोग आप लोगों को और कंपनी के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट आपको प्रेशर डालता है कि आप जल्दी बॉडी लेके जाओ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बॉडी लाने से पहले उसके पूरे कागजात चेक करें, उसका इंश्योरेंस चेक करें, इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी होता है, उसका एटीएम कार्ड चेक करें, उसकी सैलरी बाकी है कि नहीं है, उसकी ग्रेजुएटी बाकी है कि नहीं, सैलरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैंने प्रीतम लाल के बारे में पता किया है, उनके जो बॉस है दुबई में रहते हैं, मोहम्मद आसिफ, और जो उनका रेस्टोरेंट चलाता है उनका नाम है जितेंद्र, वो पंजाबी, उनके भाई की भी डेथ हो गई थी जॉर्जिया वाले में। तो मैं यही कहूँगा कि बॉडी लाने से पहले आप अपने राइट्स जरूर कंपनी से लीजिए प्लीज। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है कि लोगों के लिए काम करना है, विदेशी धरती में रह के लोगों के लिए काम करना, कब तक? जब तक जिंदा हो सर। जी सर, अच्छा, काम करना है सर। उत्तराखंड बुलाए तो? उत्तराखंड बुलाए तो उत्तराखंड तो सर हमेशा ही बुलाता है, लेकिन एक दिन के लिए कहीं जाऊंगा तो कहते हैं हमारा केस का क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा आप बताइए सर।
मेरी एक आवाज पे लोगों के अंदर जान आ जाती है, कहते संकट मोचन ने बोल दिया, तब हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि मैं जिस काम को अपने हाथ में लेता हूँ, कितना भी मुश्किल होगा मैं उस काम को करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं 24 साल से काम कर रहा हूँ, सन 2000 से मैडम। सबसे पहले डेड बॉडी मैंने शेखर पुजारी की भेजी कर्नाटका मैडम, फिर उधम सिंह नगर भेजी इसरार हुसैन की, उसकी जबकि मेरे यूरोप का ट्रिप था मैडम, मैंने उसको फिर भी उसको भेजा हुआ सोचता हूँ। जी सर। भविष्य में राजनीति अगर उत्तराखंड विशेष अगर मौका मिलता है तो राजनीति में नहीं सर, बिना राजनीति के इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सर। राजनीति में रह के क्या एक दलदल है सर। मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में पावर आती है आपके अंदर, लेकिन क्या होता है उसमें जो अच्छा भी काम करता है उसको भी बुरा बता दिया जाता है। हम बिना बिना राजनीति में रह के जो काम मैं करता हूँ इंडिविजुअल, अगर कोई सीएम करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। बिना कोई भी सीएम हो चाहे पीएम हो किसी भी पार्टी का, या वो एमपी हो, मैं चैलेंज करता हूँ जो काम मैं करता हूँ अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का, अपने दम पे छुड़ा के दिखा दे किसी को, अपने दम पे। खुद पीएम को भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी का पीएम हो अपने दम पे जाए सऊदी अरब से लोगों को निकाल के दिखा। सरकार की लॉबी का, सरकार के यंत्रों का इस्तेमाल करके कोई भी फ्लाइट सरकार के पैसे से जा रहे हैं, होटलों में रुके हुए, विदेश मंत्रालय रुके, एंजॉय कर रहे हैं सरकार के पैसे से। हाँ जी गए थे, एक आदमी निकालते 50 आदमी दिन भर टीवी में चलता। एक रोज रतुड़ी से इतना क्यों डरते हो भैया, घबराते क्यों? क्योंकि सच बोलता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ किसी एमपी को, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी को सर, करके दिखा दे, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, एक आदमी की डेड बॉडी पे अपना पैसा खर्च करके दिखाए। मुझे बताए कि कैफिन बॉक्स की प्राइस क्या होती है। आप मुझे बताए कि सीआईडी कितने पेपर बनते हैं और कितने पेपरों को क्लियर करने के बाद बॉडी को कैसे भेजा जाता है। मुझे बताए कि जो डेड बॉडी वो किस में आती है। अब लोगों को लगता है कार्गो में आती होगी यार, अलग आती है, ऐसा कुछ नहीं, उसी में आती है जिसमें हम आम लोग आते हैं। हमारे लगेज के साथ में ही डेड बॉडीज आती है। तो बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्लीज आपको अवेयरनेस की जरूरत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे साधन है, आप चाहें तो अपने अपने का बचाव कर सकते हैं। अभी तक जी कितने सर। केसेस आप मेरे पास 26,000 से ऊपर केसेस है सर। 24 साल में मैंने जो सब कुछ लगा के सर। यस सर। उसमें से बहुत सारी 80 ऑफ डेड बॉडीज देखी है जी, बहुत सारी। यस सर। और मैं जी सर, तो पूरा सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जाएगी। हाँ जी सर, चाहे यूक्रेन हो, हाँ बहुत सारे, बहुत सारे, हाँ अलग अलग सारे मिला के सर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरे से मदद मांगते हैं, लेकिन होटल वालों के साथ मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि बॉडी पे इतना खर्चा आएगा, इतना मत ले जाओ, इधर ही जला लो। पर उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी भी पहुंचेगी, आराम से बॉडी आएगी, एयर इंडिया की फ्लाइट में आएगी, आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं जिंदा हूँ और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। मालिक का पिताजी भी आपको पैसे पूरे देगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसने बोला 2 लाख ले लो, जो गरीब आदमी कुछ होगा, तो 2 लाख है वहाँ बॉडी भेजने में लग जाएगा, इतना घुमा घुमा के गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं भैया, जल्दबाजी मत क्या करो। किसी की जिसकी मौत होगी तो चले गया सर, लेकिन आपके पीछे उसकी पत्नी है सर, उसके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, आंखों से भी नहीं दिखाई देता होगा, कोई पहाड़ में रहता होगा बेचारा, का जा खाने के लिए, मतलब जो अपने उसी बेटे के ऊपर निर्भर है। तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो प्लीज अपना राइट लीजिए। कंपनी से आपके राइट्स बनते हैं, पढ़िए, लॉ पढ़िए प्लीज। तो मैं यही कहूँगा सर। सर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये थोड़ा। जी सर। ऋषिकेश की जनता भी आपको देख रही है, ऋषिकेश में अभी ज़्यादा सुनाई दी जाती है, ऋषिकेश में निकाय चुनाव भी भरपूर मात्रा में अभी देखिएगा, हर एक कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे हर एक कैंडिडेट को, क्योंकि देखते हैं आपको हर कोई। सर कैंडिडेट तो बहुत सारे, ऋषिकेश में नहीं, उत्तराखंड का एक एक पत्थर उठा उसके नीचे नेता मिलते हैं। हर एक पत्थर को उठा उसके नीचे भी आएगा मैं इस पार्टी का। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनो, आप पार्टी को मत देखिए, आप व्यक्ति को देखिए। अगर ये व्यक्ति अच्छा काम करता है, आपको लगता है मनीष अच्छा काम कर रहा है, नवल जी अच्छा काम कर रहे हैं, भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं, आप ही में से कोई जरूरी थोड़ी कि उनके पिताजी की थोड़ी जागीर है कि तुम उन्हीं के खानदान को चलाते रहो। आप भी बन सकते हैं भैया। आप ये जिंदगी भर के लिए झंडा उठाने के लिए बने हो? आज तक मुझे बताइए किसी पॉलिटिशियन का बेटा कभी अपने बाप की रैली में झंडा उठाया? आप बताओ मुझे। एमपी वालों की भी बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समझदार हैं। मुझे एक ऐसे नेता प्रधानमंत्री के बारे में बताओ जिनका बेटा उनके रैली में, उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा होगा? अमेरिका में वकालत कर रहा होगा। उसका बेटा कहाँ कर रहा होगा? इंजीनियर बन। और हम लोग झंडे, शाम को भी थोड़ा सा बोतल ली, खत्म। सुबह फिर पत्नी बोलेगी दिन भर कहाँ था? झंडा उठा रहा था मैं। कद का मिली 500 रुपया, कद गई नहीं 300 रुपया, 200 का प्याज मिले, लड़ाई। तो भाई ये आप लोग, मैं तो कहूंगा ऐसे व्यक्ति को चुने, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि भेड़ चाल पे विश्वास मत करें। आप ऐसे लोगों को चुने जो बिल्कुल दिल के साफ हो। आप, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक सेलिब्रिटी आएगा तो सारे लोग उधर भाग जाते हैं ना। आप ऐसे देखिए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको चुनिए। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि किसी की फाइनेंशियली सिचुएशन कमजोर हो सकती है, लेकिन सर आप मेंटली तो स्ट्रांग है ना, आप आगे तो आइए।
आप आगे ही एक तरफ। मैं ये कहूँगा कि जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम मैंने सुने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुने सर जो जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो सर। प्लीज सर, कुछ लोग निर्दलीय होते बाद में उस पार्टी में बैठ जाते हैं। आपको कसमें खाई मैं निर्दलीय लड़ूंगा, बाद में वहां से 50 लाख में ला 1,000 तो निर्दलीय हो गया, उनकी सरकार बन गई, चलो भाई बैठो सरकार में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ रहा है तो अपने उसी जनता से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जनता के बीच में जाओ, उनसे सवाल करो, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री है, ना MP है, ना MLA। जनता सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, सस्ते बोलो ना। तो जनता को उसको प्रणाम करता हूँ और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को चुने प्लीज। सभी अच्छे, परमपिता परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो किस तरीके से समाज में काम करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें आप। हम तो चाहते हैं ऋषिकेश इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, रोडें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं जहाँ पर। नहीं चाहता हूँ कि ये ऋषिकेश जैसे दुनिया में नाम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। हम सुनते हैं, हम जाते हैं तो हम बोलते हैं, वो हमसे पूछते हैं वेरा तो मैं बोलता हूँ देव उत्तराखंड, डू यू नो ऋषिकेश। हम बात करते हैं, बोलते हैं हम जानते हैं, हमें अच्छा लगता है ये है। लेकिन वन मोर लास्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा हो रहा है क्वेश्चन। जी सर। अभी आपने सभी की बात करी यहाँ पे चुनाव को लेकर, आपने इन सभी युवाओं के लिए क्या बोलेंगे उत्तराखंड के, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इधर उधर जाता हुआ नजर, आप देखते भी होंगे कई बार। जी सर। अब देखो सर, हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, वो किसको वोट देता है, हम किसी को तो डांट नहीं सकते, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान युवान साथी हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने उत्तराखंड की जो प्रभुता और इसके लिए जैसे भू कानून का मामला था, इसको बचाएं। मैं नौजवानों को भी कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सबसे पहले आप अपने घर को बचाएं। उत्तराखंड अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले आप, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, बाहर के बहुत सारे पूंजीपति लोग आ रहे हैं जो औने पौने दाम में हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे लोगों को बसा देते हैं जो यहाँ बहुत गंदगी फैलाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज जितने भी नौजवान हैं अपने रोजगार की बात करें सरकार से। आप लड़े नहीं, मतलब आप चुप ना बैठे। किसी भी पार्टी, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं ये कहूंगा ये अपने नौजवान जो यूथ है उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने रोजगार के लिए आवाज उठाएं। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, रोजगार हमारे यहाँ बहुत से दूसरे लोग भी आके रोजगार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे लोगों के जो नौजवान हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं सरकार में बैठे हुए, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरियां दे रहे हैं। मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों को, अभी कोई गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी पहुंच नहीं है, उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर कोई मंत्री बैठा है, कोई मंत्री बैठा है, आप सोचिए, उसकी तरह से कॉल जाता है, उसको कहीं नौकरी मिल जाती है। तो इन चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा है, ये मत देखिए किस घर से आता है, किस परिवार से आता है। हर आदमी जीरो से स्टार्ट करता है, कोई भी इंसान है, बिना वस्त्र के हम इस दुनिया में आते हैं और निर्वस्त्री इंसान जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो अपने समाज के लिए आगे आएँ, भू कानून के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, कुछ सालों में बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं, बहुत सालों में यहाँ, सॉरी मैं महिला बैठी है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देवभूमि के अंदर चरस यहाँ है, वैसे वृत्ति इधर है, सब कुछ इस देवभूमि के अंदर आज की डेट में हो रहा है। अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो जो मर्जी बोलिए, क्या नहीं हो रहा आज की डेट में उत्तराखंड में, आप मुझे बताइए। सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, कुछ लोग नहीं दिखाते, जिसकी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट होती है वो चुपचाप मेकअप करके चले जाते हैं, कहते नहीं यार चुप रहो। जब कहते 5 साल तुम आओ, हम कहेंगे 5 साल आएंगे तुम मत खाओ, तो जनता बेचारी वैसी देखती रहती, वो भी सिर्फ अंगूठे के लिए बनी है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए। जी सर, थैंक यू। you're welcome sir, thank you।